नहीं होता। वो पहले इतने जीत जाता है, फिर वो जाता है वापसी पे तो किराया रिक्शे का उधार लेके जाता है। जी बिल्कुल सर, ये नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, ये तो वो फ्लैश वाला गेम बता रहे हैं, उसके आगे ढेर लग जाता है नोटों का, फिर वो जाता है तो टैक्सी का किराया वापसी पे लेके जाता है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और ये गेम आपको सिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप ख्वाजा नवीद के साथ देख रहे हैं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और आज पेट्रोल की प्राइसेस पर बात हो रही है और बात सचमुच बहुत दूर जा रही है। हम उसको बल्कि इतनी दूर रोकने की कोशिश कर रहे हैं अभी, इसीलिए मैं डॉक्टर शाहिद साहब से, जो कि बड़े टेक्निकल हैं इकोनॉमिक्स में, तो अब उनसे हम पूछ रहे हैं कि आम जो कंज्यूमर है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या अप होता है, डाउन होता है, और ये जो अचानक 5 रुपए बढ़ जाते हैं तो ये अरबों रुपए का टर्नओवर होता है, तो इसमें अवाम जो है वो कहाँ आके फंसते हैं। जी डॉक्टर साहब। ख्वाजा नवीद साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये अर्ज करूं कि कार्बन टैक्स हमने लगाया है, ठीक है ना। कार्बन टैक्स किसकी जगह लगाया है? पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी के अगेंस्ट। और अब उसको चूंकि वो इलीगल था तो फाइनली कहा कि ये पेट्रोलियम लेवी। तो पहले हम ये देखें कि 1000 अरब रुपया पिछले 10 वर्षों में आवाम से वसूल किया गया पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी के नाम से। पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी का मतलब है कि पेट्रोल डेवलपमेंट के लिए हमने कौन सा खर्च किया। हुकूमत के रिकॉर्ड पर है कि यह बजट खसारे पर चला गया। तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी का फंड्स मिस एप्रोप्रिएट किए गुज़िश्ता 10 वर्षों में। जब सुप्रीम, और आपको मुझसे ज्यादा इसका इल्म है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एतराज किया तो हुकूमत ने कहा कि कार्बन टैक्स नाफिज कर दें, और उस कार्बन टैक्स को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि यह लगाना गलत था। अगर ये लगाना गलत था तो फिर हमारी पार्लियामेंट ने कैसे अप्रूव कर दिया, जिसमें सेनेट भी थी और नेशनल असेंबली भी थी। बड़ा ये हाल है मान। जब ये हो गया बदकिस्मती से, और इसमें अगर एक बात और मैं बता दूं, हमने सारे काम चौधरी साहब पे छोड़ रखे हैं। और पार्लियामेंट का आप किरदार क्या करें, ये हाल है। बड़ा अहम बात बता रहा हूं कि अभी एक खत गया है हुकूमत पाकिस्तान का IMF को कि टैक्सों की वसूली बढ़ाने में सबसे एक बड़ी रुकावट पार्लियामेंट है। तो वो कहते हैं नहीं ले सकते। वो एग्रीकल्चर का नहीं लगाने देते, सबकी जमीनें भी नहीं लगाने दे रहे, बहुत से नहीं लगाने दे रहे। तो अब मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि कार्बन टैक्स को जब इलीगल डिक्लेयर किया तो एक ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने कहा कि जी पेट्रोलियम लेवी। अब ये तो आप डिस्कस होगा कि क्या ऑर्डिनेंस के तहत नया टैक्स लगाया जा सकता है, एक चीज। तो मेरा कहना यह है कि अगर पेट्रोलियम लेवी और GST ये हुकूमत से तकरीबन हम 18.5 रुपए फी लीटर तकरीबन पेट्रोल पे ले रहे हैं। अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 2003 में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था कि अगर टैक्सों की चोरी रोक दी जाए तो GST की शरह 5% पर आ जाएगी, जो अब 16 हो गई, और हर किस्म के सरचार्ज खत्म हो जाएंगे। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम की मसनूआत पर कोई सरचार्ज और कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हैजिंग या नो हैजिंग आज 20 रुपए लीटर फौरी तौर पर कम करने की गुंजाइश है, अगर ये उसूल बना लिया जाए कि पेट्रोल की मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। एक चीज तो ये हो गई। हाँ, अगर इस पर से टैक्स हटा दिए जाए तो 20 रुपए तो आराम से कम हो जाएंगे। 20 रुपए तो आराम से हो सकते हैं। दूसरी बात ईमानदारी साहब, डॉक्टर साहब की बात से एग्री नहीं। चले आपकी बारी आती है, पहले मैं एक और बात कर दूं कि अगर आप PSO की, नेशनल रिफाइनरी की, पाकिस्तान रिफाइनरीज की, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बैलेंस शीट देखें, स्पार्को जी उसके अरब रिफाइनरीज भी ले लें, है ना, वो बैलेंस ही दिखा नहीं सकते। इसलिए इनके मसलन पाकिस्तान स्टेट ऑयल का ये काम था कि चूंकि गवर्नमेंट एंटिटी है तो कंपटीशन के तहत वो अपनी कीमतें खुद ब खुद कुछ कम करते तो दूसरी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कंपटीशन के खातिर कम करना पड़ती। लेकिन वो इन्होंने कार्टेल एक अमली तौर पर बन गया। और मैं अब भी कह रहा हूं कि 2002 से 2007 तक की जो बैलेंस शीट्स हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल की और रिफाइनरीज की और दूसरी मार्केटिंग कंपनीज की, इन्होंने 800% तक मुनाफा कमाया है। नंबर एक, पब्लिश बैलेंस शीट। दूसरी बात यह कि जो इनको सब्सिडी दी जा रही थी उसकी अपग्रेडेशन की वो खर्च नहीं किया। और भगवान दास की रिपोर्ट में लिखा कि 22 अरब रुपए अब भी वहां पड़ा है, तो दैट अमाउंट शुड बी टेकन फ्रॉम देम, इसलिए कि उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया जिस मकसद के लिए था, तो आप उसको वापस ले आए। अच्छा, तो मकसद करने का यह है कि इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो यह कि मईशत को और आवाम को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, दूसरे ये कहता है कि मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए कि वो अपने मुनाफे को एक रीजनेबल हद पर रखें। हम अगर 22 अरब जो है ये कहाँ लाएंगे वापस? ये तो वो फिर उसके स्टील मिल की तरह ना हो जाए, वो 21 अरब चला गया है।
वो तो चला गया, लेकिन ये पड़ा है अभी, ये पड़ा है ना, बैलेंस शीट में पड़ा, उनसे वापस ले। हाँ, तो जैसे आया तो गया, अभी नहीं गया है, अगर तो आएगा तो चला जाएगा, अगर नहीं लिया तो चला नहीं। अब तो आप समझते हैं कि मीडिया इतना पावरफुल हो गया कि अब नहीं जाने देगा, आप तो उनकी नींदें हराम कर देंगे। सर मीडिया के होते हुए 21 अरब चला गया स्टील में, तो उसके बाद नौकरी भी तो गई ना उसकी। वो साहब यहाँ तो 21 मिलियन बिलियन की बात ही नहीं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूँ और कुछ से मैं इत्तेफाक करें ना, आप बताएं ना। मैं ठीक है। अच्छा, आप वो कह रहे थे कि उस साइड से शुरू करें, कंज्यूमर साइड से। बिल्कुल कंज्यूमर साइड से, कंज्यूमर साइड से तो बताएं ना सर। सर देखें, टैक्स दुनिया में हर मुल्क में लगते हैं, हर मुल्क में पेट्रोलियम पे लगते हैं और ये एक रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस है। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर यही चीज इसको एक अच्छे गवर्नेंस के तहत मैनेज किया जाए तो पेट्रोलियम गुड गवर्नेंस के थ्रू अगर किया जाए तो ये प्राइसेस, डॉक्टर साहब 20 रुपए कहते हैं, मैं कहता हूं 30 रुपए नीचे होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ गुड गवर्नेंस ही नहीं है। 16 अरब रुपए, और जस्टिस भगवान दास की रिपोर्ट आप बात कर रहे थे। जी, थोड़ा रेलेवेंट पोर्शन पढ़ दें थोड़ा। मैं जस्टिस भगवान दास साहब की रिपोर्ट मैंने ये कंप्लीट लेके आऊँ। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि जिसपे मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा। वैसे तो इन्होंने, मेरा ख्याल है ये मुबारक के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इतनी शानदार रिपोर्ट, और सारी ये बड़े जबरदस्त जज मतलब रहे हैं और सिविल जज से तरक्की करके माशाल्लाह। और मुझे आपको पता है, जब मैं वकालत में आया था तो उस वक्त ये एडिशनल सेशन जज नंबर 1 होते थे कराची के। और मेरे ख्याल से तो जस्टिस इफ्तिखार साहब को इस रिपोर्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करवा के इम्प्लीमेंट करवा देना चाहिए था। वो हो जाएगी सर, वो तो बड़े दुआ करें, अल्लाह करे ये कहीं ऐसे मधुर मार रिपोर्ट की तरह ना पड़ी जाए। नहीं, अब वो दिन चले गए सर। अब तो मैं इसमें सिर्फ एक एलिमेंट, अब अदलिया आजाद है और फिर राना भगवान दास साहब की रिपोर्ट और माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और उन्होंने एक एक चीज को एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप एक इसी प्राइसिंग के अंदर जिसमें उन्होंने बताया कि टैक्स हैं, डेवलपमेंट सरचार्ज है, एक पोर्शन होता है जिसको आप कहते हैं इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन। वो इसलिए डाला जाता है ताकि पूरे पाकिस्तान में कीमतें जो हैं वो सब एक ही लेवल पे हों। अगर कराची में पेट्रोल 72 रुपए है तो पेशावर में भी 72 रुपए हो। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जी चलगोजा कराची में 300 रुपए किलो मिलता है कि 40 रुपए किलो मिलता है? पेशावर में 40 रुपए मिलता है, यहाँ पर 300 रुपए मिलता है। उधर से इधर आता है ना प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए इस साउथ में रहने वाले लोग किस बुनियाद पे इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर में 71 रुपए 52 पैसे डीजल के पे करें, किस वजह से? मैं तो यहाँ तो सस्ता मिलना चाहिए। लैंड करता है ना। हाँ, यहाँ तो लैंड करता है और यहाँ से फिर जाता है। तो ये, और उन्होंने इनकी रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट में, और उन्होंने इस पे 2 टियर फॉर्मूला बताया कि जी 2 हिस्सों में इसको कीजिए। मैं कहता हूं कि जी साहब वो कहानी भी बताएं कि यहाँ से पेशावर के लिए, कोयटा के लिए टैंकी भरते हैं सर, वो हैदराबाद में फेंक के आ जाते हैं। वो इस लेवल पे तो नहीं होता, लेकिन ये कि वो पहले होता था जब पाइपलाइन नहीं होता। वो उसमें वो तो जी सबको पता है। वो तो ये आप समझ लें कि 16 अरब रुपए जमा किए जाते हैं और उनको हवा में उड़ाया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि जी जिसने जितना लेना ले ले, सही। तो वो तो 16, आप तो 21 अरब रुपए की बात कर रहे थे कि जी वो स्टील मिल में 21 अरब रुपए, आप कल भी बहुत उसके ऊपर दुखी थे। लेकिन यहाँ तो हर साल 16-18 अरब रुपया हम फेंकते हैं और मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनियों को चुके वाले अरब देखे हैं जी, हमने अरब रुपया तो देखा ही नहीं है सर। वो 16 अरब रुपए, वो 16 अरब रुपए तो सीधा सीधा आप खत्म कर दें। इन्होंने, इनकी रिकमेंडेशन है जी। और इस रिपोर्ट में इन्होंने एक एक एलिमेंट को डिस्कस किया है और बहुत एग्जाम्पल, बिल्कुल बच्चों की तरह एग्जाम्पल देखे। अगर ये रिपोर्ट किसी की समझ में नहीं आती तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। अच्छा, अब सर ये इसमें बताएं कि इसमें करप्शन कहाँ हो रही है? देखें जी, मैं करप्शन नहीं कहूंगा, मैं उसे इनएफिशिएंसी कहूंगा। देखिए मैंने आपको पहले, साहब आज आप बड़े सॉफ्ट हुए। नहीं, मैं सॉफ्ट, कल आप बड़े दिलेर हुए। नहीं जी, मैं आज आप डर गए। करप्शन भी है, भी है और इनएफिशिएंसी भी है। देखिए जी, मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर साहब ने कहा कि हेजिंग का कॉन्सेप्ट, मैं कहता हूं जी ये प्रोसेसेस होने चाहिए। अब हमें दुनिया के साथ चलना है। जब मीडिया इतना पावरफुल हो गया है तो पेट्रोलियम सेक्टर को भी इतना ही पावरफुल होना चाहिए। हमें भी हेजिंग करनी चाहिए, हमें भी फॉरवर्ड बाइंग करनी चाहिए। करप्शन पे थोड़ा सा बोलो। अच्छा जी, उसमें देखिए जी, चले आप करप्शन को इनएफिशिएंसी कह रहे हैं, जरा उसी पे बोल दें। देखें जी,
सबसे पहले हम खुद समझ जाएंगे। सबसे पहले तो एफिशिएंसी ये शरीफ आदमी है ना साहब, ये करप्शन को इनएफिशिएंसी कहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हालांकि हम उसको एफिशिएंसी कहते हैं। अच्छा जी, ओनली एफिशिएंट मैन कैन अर्न। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे फ्रेट की बात की कि 16 अरब रुपए तो फ्रेट में आप लोगों को बांट देते हैं। कराची वालों को तो वैसे 3 रुपए लीटर सस्ता मिलना चाहिए पेट्रोल, ठीक है, और मे भी पेशावर में 1.5 रुपए महंगा हो, आप उसको डीरेगुलेट करें। अब क्योंकि टैंकर एसोसिएशन की उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसमें वो इन्वॉल्व हैं, तो वो अब ये 16 अरब रुपए बांटने तो हैं सबने मिलके, तो अब उसके लिए मसला है। तो सबसे पहले तो जनाब आप ये निकालें। दूसरा, आप खुदा के लिए इन रिफाइनरीज को अपग्रेड करें या बंद कर दें, क्योंकि अगर आप इनको बंद कर देंगे तो 7.5% आपको वैसे ही बचत होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। 7.5% जो आप लेवी लगाते हैं। नहीं, ये जरा साहब ये जिसको आप इनएफिशिएंसी कहते हैं, मैं करप्शन कहता हूं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि असल में बात यह है कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी सुन रहे होते हैं। जी, वो आप थोड़ा सा समझाएंगे। राना भगवान दास साहब की रिपोर्ट है, इंशाल्लाह आप देखना कल परसों 100 मोटो एक्शन हो जाएगा, लेकिन आप समझाएं तो सही। जी, मैंने अर्ज किया था कि प्राइसिंग के अंदर डिफरेंट एलिमेंट हैं। सबसे पहले मैं फिर उसको दोबारा, सबसे पहले एक्स रिफाइनरी प्राइस है, उसके अंदर 7.5। आप ऐसे बताएं कि चौधरी साहब सुन रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं चौधरी साहब ने सुना रहे हैं। हाँ, उसमें 7.5% तो जनाब पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगती है, ठीक है जी। पहले तो आप रिफाइनरीज को एफिशिएंट बनाएं ताकि वो 7.5% खत्म हो, ठीक है, या आप उनको पैसे दें या उनके इन्वेस्टर्स को कहें कि अगर आपने इन्वेस्ट नहीं करना है इन रिफाइनरियों में तो ये पकड़े अपने पैसे और अपने घर की डालें, ठीक है, और हम इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिक इन्वेस्ट करेगी। मैं पाकिस्तान रिफाइनरी पे 13% लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, और उन 13% लोगों की ख्वाहिश है कि जनाब उसमें इन्वेस्टमेंट हो, वो रिफाइनरी तरक्की करे और ये इनएफिशिएंसी बीच में से खत्म हो, ठीक है। उनमें कुछ शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जो नहीं करना चाहते वो अपने घर को जाएं। बट साहब इसमें कट कहाँ है? देखिए, रिफाइनरियों में, रिफाइनरी की बात नहीं कर रहा, ये पूरे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में मैं समझाएं कि इसमें नोट कहां से साइफन होते हैं। सर देखें, गेम क्या है, हमें गेम समझाएं। गेम तो जी बड़ी सिंपल है। सबसे पहले तो मैंने आपको फ्रेट पूल की गेम बताई है, फ्रेट वाली गेम आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके मैं फ्रेट में आप कह रहे हैं 16 अरब रुपया साइफन हो रहा है। साइफन तो नहीं, आप मैं फिर ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट हो जाएगी। वो साइफन तो नहीं होता, लेकिन उसको इनएफिशिएंट वे में इस्तेमाल किया जा रहा है सर, जाया हो रहा है, जाया हो रहा है उसको। वो शायद वही काम 16 अरब वाला 9 अरब में हो जाए, 8 अरब में हो जाए, और आप 8 अरब कंज्यूमर के लिए बचा लें, ठीक है ना। उसकी तरकीब बताएं कैसे। उसकी तरकीब ये है कि आप उसको डीरेगुलेट कर दें। आप उसे कहें कि जी अगर आपको कराची में पेट्रोल मिलेगा 68 रुपीज, और अगर आपने पेशावर में लेना है तो वहां पर 69 रुपीज 50 पैसे में मिलेगा, क्योंकि 1.5 रुपये किराया लगता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं वो आपस में कंपटीशन करेंगी और उसको चीपेस्ट वे से पहुंचाने की कोशिश करेगी। कोई पाइपलाइन इस्तेमाल करेगा, कोई टैंकर इस्तेमाल करेगा, कोई रेलवे की बोगी इस्तेमाल करेगा। वो एफिशिएंसी खत्म हो गई है, लोग रिलैक्स हो गए हैं। अब लोग बैठ गए जी, ठीक है, 2.25 रुपये तो मिल ही जाने हैं जी। दूसरा उसमें इशू ये है, वो रिफाइनरीज का जो मैंने बताया कि जी वो आप उनको अपग्रेड कर दें तो वो आपके पैसे बच जाएंगे, सही। इसी तरह और बहुत सारे एलिमेंट हैं इसमें, सही है, जिनके ऊपर बताएं ना। हैजिंग है आपकी, मैंने हैजिंग का कहा, डॉक्टर साहब ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे दुख हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब तो मॉडर्न थॉट रखने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब को घेर घार के ले आएंगे, लेकिन आप पहले बताएं। वो है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट है जिनको आप पढ़ के बताएं, पढ़ के आप भूल गए। जी, नहीं भूला तो नहीं हूं मैं, क्योंकि फिर उसके बाद देखें जी डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। अच्छा, आप गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब आप ऐसा कीजिए, 3 कंपनियों का टोटल कब्जा था पूरे पाकिस्तान के ऊपर, PSO, शेल, शेवरॉन। गवर्नमेंट ने कहा जी सेक्टर डीरेगुलेट किया जाए, नई कंपनियों को लेके आए ताकि इनके दरमियान में मुकाबला हो। टोटल आई, हेस्कॉम आई, एडमोर आई, बॉसीकार आई, मुख्तलिफ कंपनियां आई। लेकिन जो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने ज्यादती ये की कि उन कंपनियों के लिए सप्लाई की कोई अरेंजमेंट ही नहीं की। अच्छा, इसका मतलब ये कि वो अपना कशकोल उठाते हैं, वो कभी PSO के पास चले जाते हैं कि सर थोड़ा जब दे दो, मैं भी अपने पंपा पे बेचना है, ठीक है। अच्छा, कभी वो किसी और कंपनी के पास, उनको डायरेक्ट इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। उनको डायरेक्ट इंपोर्ट करने की इजाजत है, लेकिन क्योंकि उनका साइज इतना छोटा है कि वो एक पार्सल नहीं ला सकते, उनको रिफाइनरीज में से कोटा देना चाहिए था। गवर्नमेंट को कहना, यहां से नहीं दे रहे, यहां से तो कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं है। तो उससे ये हुआ कि वो जो कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कंपटीशन का लाना चाहती थी, मेरे कहने का मतलब ये कि मैं 1.25 रुपए पे काम करना चाहता हूं, समझ गया, मैं 1 रुपए पे काम करना चाहता हूं, आप 1.5 रुपए पे करना चाहते हैं, ठीक है।
तो कंपटीशन होता ना, मेरा पंप आपके पंप के सामने होता, आप 56 रुपए में बेचते, मैं 54 रुपए में बेचता। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी अमेरिका में ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही है। किसी ने 3.99 रखा है तो दूसरे ने 3.97 है, लेकिन 2 पेंस का भी फर्क होता है। लेकिन उन जो यतीम कंपनियां आई उनके साथ ना तो किसी रिफाइनरी ने एग्रीमेंट किया, ना उनको क्रेडिट दिया,